हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बाबू, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चे, आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम आ रहा है और फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाए ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जैसे जैसे फर्स्ट टर्मिनल आएगा, फिर सेकंड टर्मिनल आएगा, फिर आप लोगों का एग्जाम आ जाएगा, फाइनल मैट्रिक एग्जाम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चाह रहे हैं ना कि आप लोगों का तैयारी एकदम बेहतर करवा दें। ये जो फर्स्ट टर्मिनल का भी एग्जाम आ रहा है ना, इसको भी आप ये ना मानिए कि फर्स्ट टर्मिनल है, इसको भी आप ये मान के चलिए कि ये हमारा मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है और उसी की तरह हम एग्जाम देंगे और एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाइए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पढ़ा रहे थे और पूरे अच्छे तरीके से प्राकृतिक संसाधन हम आप लोगों को पढ़ाए थे। हाँ, पूरा अच्छे तरीके से प्राकृतिक संसाधन कल पढ़ाए थे आप लोगों को। हम कल मिट्टी के बारे में बता दिए थे, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं ये सब बता दिए थे। आप लोग बताइए एक बार जरा, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? बताओ बाबू एक बार जल्दी से कि मृदा यानी कि मिट्टी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? मिट्टी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बताइए। एक बच्चे का कमेंट है कि सर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। अंकित भाई, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है? कैसे नहीं मिलता है, हैं? अभी आपका ये क्लास चलेगा, उसके बाद 1 घंटा मैथ का क्लास चलेगा और फिर उसके बाद इंग्लिश का क्लास चलेगा और फिर शाम में आपका क्लास रहता है 2-3 घंटा, मतलब 6 घंटा आप लोगों का क्लास हम करवा रहे हैं। 6 घंटा क्लास हम करवा रहे हैं, इसके बाद भी आपके पास बच रहा है 18 घंटा। मान लेते हैं कि 6-7 घंटा आप सोते होंगे, तो 18 घंटा में से 6-7 घंटा और घटा दिए तो बच गया 11-12 घंटा। वो 11-12 घंटा आप किस तरीके से खर्चा करते हैं, 11-12 घंटे का समय जो है उसको किस तरीके से आप वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं या फिर सही यूज करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और सबको उतना ही टाइम मिल रहा है। आप अगर एक लड़के हैं और एक लड़का जो टॉपर है, सब लोगों को उतना ही टाइम मिलता है। एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर के टॉपर को, टॉपर भी उतना ही टाइम में पढ़ करके टॉप कर जाता है, सब कुछ करता है। तो ये टाइम का बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि टाइम नहीं मिलता है। टाइम किसी को नहीं मिलता है, टाइम निकालने से निकलता है, ध्यान रखिएगा। पापा काम करवाते हैं, अरे वाह, पापा काम करवाते हैं सर, ये बात है। अच्छा क्या करिएगा, थोड़ा बहुत काम कर दीजिए, पिताजी को भी उम्मीद होता है कि भाई बेटवा पढ़बो करेगा, थोड़ा बहुत हमारा कामों कर देगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ लिए थे और मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन के बारे में। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना आप लोग, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है? मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कल पर्वतीय मिट्टी यहाँ तक हम सब कुछ आप लोग को बता दिए थे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताए थे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है बाबू? ये टॉपिक है आज का मृदा अपरदन। अपरदन समझिएगा, मृदा अपरदन। अच्छा, मृदा अपरदन कहने का मतलब क्या होता है समझना बाबू, जरा ध्यान से एकदम कंसंट्रेट हो जाइए अब, ठीक है ना? हाँ, अब लड़की अलगे कह रही है कि सर लड़की लोग को तो और काम होता है लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। देखिए लड़की कहती है सुबह शाम सर खाना बनाते हैं, दोपहर में बर्तन धोते हैं, ठीक है ना, फिर भी देखिए सर पढ़ लेते हैं ठीक है ना? आगे आइए बता, हम लोग इस पे बात करते हैं। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में क्या होता है कि मृदा कहने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों मिट्टी। मृदा कहने का मतलब क्या हो गया? मिट्टी। और अपरदन कहने का मतलब होता है कटाव, ठीक है ना? यानी कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा मिट्टी का कटाव। अब मिट्टी का कटाव कैसे होता है? मृदा अपरदन कहने का मतलब हुआ मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन कहने का क्या मतलब हुआ? मिट्टी का कटाव। यानी कि मिट्टी अगर हवा के कारण, वायु के कारण, किसी भी चीज के कारण अगर बह गया कट करके तो उसको कहेंगे मृदा अपरदन। जैसे प्यारे बच्चे आप लोगों को हम दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मृदा अपरदन हुआ है, ठीक है ना? आप लोग देखिए जरा गौर से, यहाँ पे ना मृदा अपरदन हुआ है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव हुआ है। आप देखिए ऊपर से खेत है लेकिन बाढ़ का पानी आया होगा और अंदर अंदर से एकदम खुहिया के चला गया है, ठीक है ना? अंदर अंदर से एकदम खोह बना दिया है। मिट्टी जो है ना वो पूरा बहा लेके चला गया अपने साथ। बाढ़ आया होगा और मिट्टी को पूरा अपने साथ बहा करके क्या किया है? लेकर के चला गया है। तो प्यारे बच्चे इसी को हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन। देख रहे हैं ना, बाढ़ आया है और पूरा एकदम अंदर अंदर से मिट्टी को बहा करके लेकर के चला गया है। तो मिट्टी का कटाव हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, मिट्टी का कटाव हुआ ना? इस तरीके का नजारा आपको अपने गांव में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जब बाढ़ का पानी आता है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है ना? बाढ़ का पानी आता है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल, आप लोग जब मोटर चलाते हैं या फिर ये सबमर्सिबल जो पंप होता है,
खेत के सिंचाई करने के लिए अगर आप लोग पानी जहां पे गिराते हैं, देखते होंगे कि वहां का मिट्टी जो है ना वो पूरा साफ कर देता है। ठीक है, बाढ़ का जब पानी आता है तो देखते होंगे इस तरीके से एकदम खोह बना करके निकल जाता है। ठीक है ना, पूरा एकदम अंदर अंदर एकदम देख रहे हैं ना, पूरा मिट्टी बहा दिया है। इसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। या फिर कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मान लिया जाए इस तरीके का लगा हुआ है, ये मान लिया जाए कि कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, और पानी आता है और पूरा मिट्टी को बहा करके लेकर के चला जाता है। इस तरीके का नजारा आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, तो ये सब जो हुआ ना, इसी को मिट्टी का कटाव कहते हैं, मृदा अपरदन जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, ये तो पानी के कारण भी हो सकता है, और नहीं तो अगर बहुत कस के हवा चलता है, बहुत तेज अगर हवा चलता है, ठीक है ना, बहुत तेज अगर हवा चलता है, तो फिर प्यारे बच्चों इस तरीके का कटाव हवा के कारण भी हो जाता है। ठीक है ना, बहुत तेज हवा चलता है ना, तो इस प्रकार का कटाव हवा के कारण भी हो जाता है। तो भूमि का जो ऊपरी सतह है, भूमि का जो ऊपरी सतह है, वो मिट्टी और हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। यहां से बह गया, बह करके कहीं और जाकर के वहां पे जाके लग गया मिट्टी। ठीक है ना, तो मिट्टी और हवा के कारण, भूमि की ऊपरी सतह मिट्टी और हवा के कारण जब एक जगह से दूसरी जगह पे चल जाए, तो उसी को हम लोग मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो अगर मृदा अपरदन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों कि भूमि की ऊपरी सतह, समझिएगा, लिखेंगे कि भूमि की ऊपरी सतह, भूमि की ऊपरी सतह अगर, भूमि का ऊपरी सतह अगर हवा और पानी के कारण, अगर हवा और पानी के कारण कटकर या बहकर, कटकर या बहकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो इसे ही मृदा अपरदन, तो इसे ही मृदा अपरदन, तो इसे ही मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो इसे ही मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? मृदा अपरदन क्या है, समझ में आ गया है? बताओ बाबू। देखो बाबू, मृदा अपरदन ज्यादातर जो होता है ना, वो प्राकृतिक कारणों की वजह से ही होता है। आदमी कितना मिट्टी को काटेगा? ठीक है ना, मृदा अपरदन ज्यादातर जो होता है वो भगवान के कारण से, ठीक है ना, जिसको कहते हैं प्राकृतिक कारण। जैसे बहुत तेज बारिश आया तो पानी बहुत ज्यादा भर गया, मिट्टी बाढ़ आ गया, मिट्टी को काट करके लेके चला गया। तूफान आ गया, बहुत तेज आंधी आ गया, पूरा एकदम वृक्ष को उखाड़ लिया, मिट्टी को उखाड़ लिया। ठीक है ना, बाढ़ आता होगा तो देखते होंगे कि रोड सब बहा देता है, पूरा एकदम नेशनल हाईवे है, बीच से रोड पे बहा दिया है पूरा। तो ये सब जो मिट्टी का कटाव होता है, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। सर चाय पी लीजिएगा, भिजवा रहे हैं। भिजवा दो रे भाई, बड़ा कृपा होगा। विवेक, बड़ा विवेक से काम लिए हो कि प्रिंस सर के लिए कि भाई चलो भिजवा देते हैं चाय। भिजवा दो भाई, चाय भिजवा दो। ठीक है ना, आप जब कमेंट कर ही रहे हो तो भिजवा भी दो, खाली कमेंट करके ना छोड़ो। ठीक है ना? हाँ, खास करके लड़कियों को तो जरूर चाहिए कि प्रिंस सर सुबह सुबह आते हैं भाई, सुबह सुबह क्लास लेते हैं, तो जरा चाय पानी की व्यवस्था करके चलें। हैं, लड़कियों को तो चाहिए कि अपने भैया के लिए जरा चाय पानी लेते चले भाई, अपने चाय के शौकीन आदमी है। ठीक है ना? हाँ, तब चलिए, तो बाबू मृदा अपरदन आप लोग समझ गए? मृदा अपरदन आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि मृदा अपरदन जो होता है वो सबसे ज्यादा रेगिस्तान में होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है? रेगिस्तान में होता है। अब जरा हम लोगों को आप लोग हमें जरा ये बताओ बाबू, आप लोग हमें जरा ये बताओ कि अगर इस प्रकार का मिट्टी रहेगा तो जल्दी बहेगा जी? अगर इस प्रकार का मिट्टी रहेगा तो जल्दी बहेगा? नहीं बहेगा। इस प्रकार का मिट्टी रहता है तो जल्दी बह जाता है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि पानी आया है और धारा के कारण एकदम मिट्टी को काट के लेकर चला गया। देख रहे हैं ना मिट्टी का कटाव हुआ है कि नहीं हुआ है? ये मिट्टी का कटाव हुआ है। जब नदी में बहुत ज्यादा पानी आता है, बाढ़ आ जाता है, तो इसी प्रकार से मिट्टी को काट करके लेकर चला जाता है। इसी को मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव कहते हैं। ठीक है ना? रेगिस्तान में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि रेगिस्तान में तो खाली बालू ही बालू ज्यादा होता है, बलुई मिट्टी ज्यादा होता है, तो इसलिए जब हल्का भी पानी का धारा आता है ना, तो उसके साथ ये बहा करके लेकर के चला जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये सब बातें ना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यार रेगिस्तान में सबसे ज्यादा होता है। कहां में? रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में हवा भी बहुत तेज चलता है बाबू, ये बात समझिएगा। रेगिस्तान में तो इतना ज्यादा तेज हवा चलता है कि कभी कभी बालू जब उड़ना शुरू करता है ना, तो पहाड़ जैसा ढेर बन जाता है।
एक जगह से दूसरा जगह बालू ले जाकर के पहाड़ के जैसा ढेर बना दिया एकदम। अगर आदमी कोई वहां पे बैठा है ना तो आदमी पहाड़ के नीचे दब जाएगा, ठीक है ना। आदमी पहाड़ के नीचे नहीं आएगा, आदमी के ऊपर पहाड़ आ जाएगा, ठीक है ना। एक होता है आदमी के नीचे पहाड़, नहीं, आदमी के ऊपर ही पहाड़ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप जरा ध्यान रखिएगा, ये अगर मिट्टी जहां पर लगा हुआ है, जहां पर ये मान लीजिए कि मिट्टी है, वहां पर अगर वृक्ष लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, तो उस प्रकार के मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे बाबू कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे घास लगा हुआ रहता, देख रहे हैं ना, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा आपको घास दिखाई दे रहा है, तो मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। जैसे ये वृक्ष लगा हुआ है, तो वृक्ष का जो जड़ होता है ना, ये मिट्टी को एकदम जकड़े रहता है। वृक्ष का जो जड़ होता है, जो पेड़ का जड़ है, ये क्या करता है, मिट्टी को जकड़े रहता है। तो जब मिट्टी को जकड़ लेता है ना, तो बहने नहीं देता है उसको। तो घास के कारण और वृक्षों के जड़ों के कारण क्या होता है कि मृदा अपरदन बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाई। एक तो ऑक्सीजन देगा, दूसरा बात कि मिट्टी का कटाव नहीं होने देगा, मृदा अपरदन को रोक लेता है। समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये सब तो आप लोग अपने घर में देख चुके हैं, अपने अगल बगल में देख चुके हैं। देखिए, पढ़ाई में कोई अलग बाहरी चीज नहीं पढ़ना है, कोई विदेश वाला चीज नहीं पढ़ना है, सब कुछ वही पढ़ना है जो आपके अगल बगल में घटना हो रहा है। बस उसको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हो रहा है। क्या आप लोग इससे पहले इस प्रकार का नहीं देखे होंगे कि मिट्टी कट करके बह गया? आप लोग जरूर देखे होंगे इस प्रकार से, भाई मिट्टी कट गया। आप लोग खाली जाते होंगे तो अरे मटिया कट गए रे, बढ़वा ले, देखिए ना मटिया बहा के लेके चल गए। बढ़वा ले ना, जो मटिया पूरा अंदर अंदर से एकदम बहा दल के, भीतरे भीतरे से एकदम खोखला बना दल के, खोल बना दल के एकदम। और फिर और जब यहाँ पर आइए तो क्या बोलेगा, अरे देखिए ना यहाँ पर मटिया सब जगह के मटिया बह गई, लेकिन यहाँ के मटिया थोड़ा सा रह गई। कहा कि यहाँ पर का हल पेड़ हल, ठीक है ना, यहाँ पर पेड़ हल, जगह वजह से मटिया यहाँ पर न भले। ये सब तो चीज आप लोग देखते हैं अपने अगल बगल में भाई, डेली देखते हैं, ठीक है ना। ये सब में समझने और समझाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। एक बार बताएंगे आपका दिमाग धर लगा रहे हैं, ये तो हम देखिए क्या है, वो अपन खेतवा में ना हो गया था, अपन खेतवा में तो बहिया गया था मट्टी, बस वही तो है बाबू, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो मृदा अपरदन बस यही होता है। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी हानियां भी है। जैसे हानि क्या है भाई, मृदा अपरदन के कारण क्या हानि है जरा समझिएगा। पहला हानि यह है, मान लिया जाए बाबू यहाँ का मिट्टी सब बह गया, यहाँ का मिट्टी कितना उपजाऊ था, देख लीजिए कितना हरा भरा फसल लगा हुआ है। तो यहाँ का मिट्टी जो है वो उपजाऊ है, बाढ़ का पानी आया, उपजाऊ मिट्टी को बहा करके लेकर के चला गया, ठीक है ना। बाढ़ का पानी आया और उपजाऊ मिट्टी को बहा दिया। तो सबसे पहला हानि तो यही है कि उपजाऊ मिट्टी को बहा करके लेकर के चला जाता है, ठीक है ना। और अगर एक बार उपजाऊ मिट्टी को लेकर के चला गया तो फिर बाकी नीचे वाला मिट्टी को उपजाऊ बनने में समय लग जाएगा। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी का जो कटाव होता है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मिट्टी का कटाव रोकना बहुत जरूरी है। तो मृदा अपरदन के कारण कुछ हानियां भी है। मृदा अपरदन को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं जो कि आपको हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मृदा अपरदन समझ में आया? बताओ बाबू, अगर मृदा अपरदन के बारे में परीक्षा में लिखने के लिए आ जाए 2 लाइन 4 लाइन, अगर मान लिया जाए कि ये लघु उत्तरीय में आ गया तो 4-5 लाइन लिख देंगे, दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो 7-8 लाइन लिख देंगे। उस तरीके से मृदा अपरदन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो मृदा अपरदन के बारे में क्या लिखेंगे? मृदा अपरदन के बारे में अगर आ जाए तो सीधे लिखिएगा कि भूमि के ऊपरी सतह या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। भूमि की ऊपरी सतह जो है वो हवा के कारण, पानी के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे ही मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर मिट्टी हवा के साथ बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। बताया ना कि रेगिस्तान में ज्यादा होता है। और ऐसी जगह जहां पर कोई भी पेड़ पौधा या घास ना हो, वहां की मिट्टी भी पानी के साथ कट करके आगे बह जाती है, जो कि मृदा अपरदन का ही रूप है। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी हानियां होती है। अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो उसे बहुत सारी हानि है, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी बह करके आगे चली जाए तो वह जमीन उपजाऊ नहीं रहती है। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही जरूरी है और मृदा अपरदन को बहुत ही आसानी से रोका भी जा सकता है। यानी कि मृदा अपरदन को रोकना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बताओ बाबू, मृदा अपरदन को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि मृदा अपरदन से बहुत सारा हानि भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मृदा अपरदन का कारण क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना पड़ेगा कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से मृदा अपरदन होता है। बहुत सारा कारण है, खाली बाढ़े और हवा नहीं है, और भी ये बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण क्या क्या कारण है बाबू मृदा अपरदन का? हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो मृदा अपरदन के सबसे पहला कारण क्या हो गया? सबसे पहला कारण तो है बाढ़ वाला भाई, इससे तो कोई बच नहीं सकता है। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण है बाढ़ और आंधी। ये बाढ़ और आंधियों का आना सबसे पहला कारण क्या है? बाढ़ और आंधियों का आना। बाढ़ और आंधी का आना। बाढ़ और आंधी जो आता है ना, तो बाढ़ और आंधी के कारण क्या होता है? मृदा अपरदन हो जाता है। ये तो हम आपको बताइए दिए। दूसरा कारण है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण में क्या होता है कि आप अपने जो पालतू गाय है, पालतू भैंस है, उसको शाम को ले जाते हैं और खुला छोड़ देते हैं चरने के लिए।
और जब खुला छोड़ देते हैं तो वह पशु क्या करता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको भी चारा के रूप में खा जाता है। इसके कारण क्या होता है, अगर वो पेड़ पौधा बड़ा हो जाता तो मिट्टी का कटाव रोकता है। अनियंत्रित पशुचारण से क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर जो घास लगा हुआ है वो घास सब खा जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण बाढ़ का पानी आता है और उसको बहा करके लेके चला जाता है। तो अनियंत्रित पशुचारण भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो लिखेंगे अनियंत्रित पशुचारण, ठीक है ना, अनियंत्रित पशुचारण, अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण के कारण भी ये दिक्कत होता है, तो अनियंत्रित पशुचारण भी बड़ा समस्या है। तीसरा, अगर मान लिया जाए कि वनों की कटाई हो रहा है या वन में आग लग गया तो उसके वजह से भी होता है। वन में आग लग गया तो जितना घास था, छोटा छोटा पौधा था, सब खत्म हो गया। और वनों की कटाई होता है तो भी मिट्टी का कटाव होता है। तो ये कारण ये भी हो सकता है कि वन में आग लग जाना या वनों की कटाई। तीसरा कारण क्या हो सकता है बाबू, वनों की कटाई, वनों की कटाई, वनों की कटाई या वन में आग लगना, या वन में आग लगना, वनों की कटाई या वन में आग लगना, ठीक है ना, वनों की कटाई या वन में आग लगना। और चौथा कारण क्या हो सकता है, आज लोग खेती करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, खेती करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। वैसे स्थिति में जहां के तहां मिट्टी को काट दे रहे हैं या फिर मिट्टी का बहुत ज्यादा बर्बादी हो रहा ये होता है। तो वैज्ञानिक तरीकों से जो खेती होता है ना, इसके कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। तो कृषि करने का जो वैज्ञानिक तरीका है, ये कृषि करने का वैज्ञानिक तरीका, कृषि करने का वैज्ञानिक तरीका, कृषि करने का वैज्ञानिक तरीका, इसके वजह से भी मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो ये सब कुछ कारण है। अगर परीक्षा में लघुतरीय में सवाल पूछा जाए, लघुतरीय में पूछा जाएगा कि मृदा अपरदन के कारण को लिखे, तो मृदा अपरदन के 4 कारण निम्नलिखित हैं, हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। मृदा अपरदन के कारण को लिखे तो आराम से नहीं लिखा जाएगा बाबू, बताओ जल्दी से, आराम से लिखा जाएगा। अच्छा, अब अगला है कि मृदा अपरदन को रोकने का उपाय, कैसे रोक सकते हैं मृदा अपरदन को। ये तो कारण हो गया। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय, कैसे हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण क्या है, देखो बाबू, मजबूत मेढ़बंदी होनी चाहिए। आज ये क्या हुआ कि मिट्टी यहां से बह करके निकल गया, अगर इस खेत के आगे मजबूत मेढ़बंदी रहता, मजबूत मेढ़बंदी रहता, जिसको रास्ता बोलते हैं ना, पतला रास्ता होता है, अगर वो मजबूत रहेगा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, रास्ते को काट दे रहे हैं। जैसे 2 खेत के बीच में देखिए रास्ता है ना, 2 खेत के बीच में ये वाला जो रास्ता है, आजकल गांव के लोगों को देखिएगा ना कि आधा इधर से ये काट देगा, आधा इधर से ये काट देगा। इस तरीके से करके लोग रास्ता को ही काट देते हैं। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग मेढ़ है। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, मेढ़ बोलते हैं। ये जो हो गया ना, ये हो गया मेढ़ है। ये क्या हो गया, ये हो गया ये हो गया मेढ़ है। और लोग क्या करते हैं, मेढ़ को ही काट देते हैं। आजकल गांव में ना आरी काटने वाले, इसको हम लोग आरी भी बोलते हैं, आरी या मेढ़ बोलते हैं, आर बोलते हैं कहीं कहीं पर, आरी बोलते हैं कहीं कहीं पर मेढ़ भी बोलते हैं, ठीक है ना। आरी, अच्छा आरी बोलते हैं, चलिए आरी बोलते हैं। आरी तो हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, ऐसे किताबी भाषा में हम लोग बोलते हैं मेढ़, ठीक है ना। तो बाबू देखो, ये जो रास्ता है, ये जो आरी बोल लीजिए या मेढ़ बोल लीजिए, आरी काटने वाले लोग आजकल गाँव में होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आधा इधर से ये काट लेगा, आधा इधर से ये काट लेगा, आर एकदम इतना पतला बचेगा, इतना पतला आर बचेगा, ठीक है ना। अब इतना पतला बचेगा, कितना पानी को रोकने का कैपेसिटी, अगर पानी का तेज धारा आया, कितना रोक लेगा, नहीं रोकेगा। इसलिए ये जो मेढ़ होना चाहिए, आरी जो होना चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत रहेगा ना तो पानी को रोकेगा। अगर पानी तेज धारा में भी आया ना तो एक धक्का तो जरूर रोकेगा, ठीक है। तो मजबूत मेढ़बंदी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि मजबूत मेढ़बंदी होनी चाहिए। पहला उपाय क्या है बाबू, मजबूत मेढ़बंदी होनी चाहिए, मजबूत मेढ़बंदी होनी चाहिए। सबसे पहला उपाय तो यही है, यानी आरी नहीं काटना चाहिए। जो लोग आरी जो लोग आरी काट देते हैं ना, वे लोग दिक्कत करते हैं। दूसरा, भूमि को समतल रखिए, भूमि को समतल रखें। अगर भूमि बराबर रहेगा तो पानी आएगा और बह करके निकल जाएगा, लेकिन अगर भूमि ऊपर नीचे रहेगा, ज्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा, तो वैसे भूमि का ही जल्दी कटाव होता है, वैसा भूमि ही बह करके निकल जाता है। तो अगर भूमि समतल रहेगा तो पानी अपना रास्ता धैले बेचारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मजबूत आरी होना चाहिए, हाँ ये भी कह लीजिए, ठीक है ना, समझ आ गया ना। ध्यान रखिएगा, तो भूमि को समतल रखें। क्या रखें बाबू, लिखेंगे कि भूमि को समतल रखें, भूमि को क्या रखें, समतल, समतल रखें। अगर भूमि समतल रहेगा तो आपका ये मिट्टी का कटाव होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो हम लोग यूरिया खाद मिलाते हैं, डीएपी देते हैं, उसके कारण मिट्टी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है पता है,
उसको बोल सकते हैं मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व ये सब रहते हैं ना, तो वो सब खत्म हो जाता है। और यूरिया एक तरीके का समझिए कि जहर है, ठीक है। कई बार आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि दारू में यूरिया मिला करके दे दिया, पी लिया, आदमी मर गया। एक दो बार हम न्यूज सुने हैं, एक शराबी को दारू में यूरिया मिला करके दे दिया, पी लिया, वो मर गया, ठीक है ना। तो यूरिया एक तरीके का जहर है, और उस जहर को आप मिट्टी में मिला रहे हैं, तो मिट्टी भी तो जहर बन जाएगा। तो मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व ये सब होते हैं वो सब नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे ये हो गया जो केचुआ हो गया, तो केचुआ कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है, यूरिया के कारण बेचारा मर जाता है सब, ठीक है ना। मेढक कहाँ रहता है? मेढक रहता है धरती में ही, ठीक है ना। और ये मेढक में जनन करने वाला एक रसायन होता है जिसको बोलते हैं एंड्रीन। समझिएगा, मेढक में जनन करने वाला रसायन, जनन करने वाला रसायन, मेढक में जनन करने वाला रसायन होता है जिसको बोलते हैं एंड्रीन। क्या बोलते हैं बाबू? एंड्रीन बोलते हैं। तो ये रसायन जो होता है ना, यूरिया ये सब के कारण मर जाता है, जिसके कारण मेढक में प्रजनन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग जो ये बोड़ा वाला खाद यूज करते हैं, उस बोड़े वाले खाद को धीरे धीरे बंद करें और जैविक खाद का उपयोग करें। जैविक खाद मतलब गोबर, ठीक है ना। गोबर वाला खाद जितना ज्यादा हो सके उसको खेत में दीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि आप यूरिया खूब एकदम देना, आजकल तो कंपटीशन है, अरे वो कट्ठा में दिया है 2 किलो, ला हम 2.5 किलो छीट देते हैं। अच्छा वो कट्ठा में 2.5 किलो, ला हम 3.5 किलो छीट देते हैं। आजकल कंपटीशन, अरे ओकर ज्यादा हरा भरा लग रहा है, ला हम भी आधा किलो और दे देते हैं। मतलब सब लोग एकदम जितना मन कर रहा है उतना खाद अपने खेतों में छीट रहे हैं ताकि फसल ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आज उसी खाद वाले फसल को खाने की वजह से लोग कितने बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा जैविक खाद का उपयोग करें, यानी कि गोबर। पहले के जमाने में इतना खाद नहीं चलता था, पहले के जमाने में ना लोग खेतों में गोबर देते थे, ठीक है। जो भी गाय भैंस रखते थे, उस गाय भैंस का जो गोबर होता था उसको एक जगह पे जमा करते थे और साल में एक बार उसको खेत में दिलवा देते थे। उससे क्या होता था कि खेत में किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता था। जो केचुआ ये सब है वो सब ज्यादा होता था, चूंकि ध्यान रखिएगा जो केचुआ होता है ना, उसको कहा जाता है कि एक किसान का मित्र है। जो केचुआ है उसको किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो केचुआ है वो क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। तो केचुआ है ना, वो क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है ना। तो जब मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो किसानों का मित्र हुआ, तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। और वही केचुआ को आप खाद दे करके मार दे रहे हैं, तो फिर मिट्टी कैसे उपजाऊ बनेगा? मेढक रहता है बाबू उस मिट्टी में, और मेढक में प्रजनन करने वाला रसायन जो एंड्रीन होता है वही खत्म हो जाएगा, तो फिर ये जो मेढक है वो प्रजनन कैसे कर पाएगा? तो इन सब कारणों की वजह से हम बोल रहे हैं कि जो जैविक खाद होता है, गोबर ये सब, ठीक है ना, उसको दीजिए, ठीक है ना। हाँ, वर्मी कंपोस्ट भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैविक खाद का उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करें। एक कारण यह भी है कि जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा जैविक खाद का उपयोग करिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। चौथा उपाय क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाइएगा उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या करेंगे? वन संरक्षण करना चाहिए, मतलब वन को काटे नहीं, वन को बचाएं, ठीक है ना। वन संरक्षण करें। जितना ज्यादा वन को कटने से बचाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा मिट्टी का अपरदन कम होगा। और छठा प्यारे बच्चों, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है ना, बाढ़ नियंत्रण। इस तरीके का उपाय करें जिससे कि बाढ़ ना आए, क्योंकि बाढ़ आता है तभी जाकर के क्या होता है? बाढ़ आता है तभी जाकर के मिट्टी का कटाव होता है। इसलिए बाढ़ अगर नहीं आएगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो ये सब उपाय कर सकते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए, ठीक है ना। मजबूत मेड़बंदी, भूमि को समतल करें, जैविक खाद का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, वन संरक्षण करें और बाढ़ नियंत्रण। तो ये सब होता है प्यारे बच्चों, क्या ये सब होता है जिसके वजह से मिट्टी का अपरदन कम होता है, मिट्टी को आप बचा सकते हैं, ठीक है ना। मिट्टी को बचाना उसी को कहते हैं मृदा संरक्षण। मिट्टी को बचाना उसी को क्या कहते हैं? मृदा संरक्षण। समझिएगा, हम बोल रहे हैं क्या चीज? मिट्टी को बचाना। ये मिट्टी को बचाना, मिट्टी को बचाना। और मिट्टी को बचाना कहने का मतलब क्या हुआ? मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो किस तरीके से हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं, ये पूरा कहानी तो हम आपको बता दिए कि किस तरीके से हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय सवाल में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। ज्योग्राफी में दीर्घ उत्तरीय में आ जाएगा, ज्योग्राफी में दीर्घ उत्तरीय में आ जाएगा कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। तो मृदा संरक्षण पर अगर निबंध आ गया तो कैसे लिखिएगा, ठीक है ना। मृदा संरक्षण मतलब मृदा को कैसे बचाया जाए, इस पर एक निबंध लिखना है। तो अगर मृदा संरक्षण पर निबंध आ जाए बाबू तो आराम से हम लोग लिख देंगे।
देखिए, मृदा संरक्षण पर निबंध लिखें। अगर क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से करेंगे। मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने से बचाने के लिए जो भी उपाय या कदम उठाए जाते हैं भू संरक्षण कहलाता है। या फिर इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि मिट्टी का कटाव बचाने के लिए, मिट्टी अपरदन बचाने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं उसको हम लोग भू संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना, मिट्टी का कटाव बचाने के लिए, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं? एक मिनट रुक जा भाई। कुछ टीचर आपका तुलना करने में लगे रहते हैं सर जी। कौन तुलना करने में लगा है भाई? कौन टीचर हमारा तुलना करने में लगल है अपने साथ? हैं? करने दीजिए। अगर कोई टीचर हमारे साथ हमारे जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर तुलना कर रहे हैं हमसे तो अच्छी बात है, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं बेचारे। ठीक है ना। अब कौन टीचर ऐसा बोल रहे हैं हमें तो नहीं पता है कि तुलना कर रहे हैं। करने दीजिए, सब लोगों का अपना अपना सोच होता है। हम तो भाई पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातचीत ज्यादा नहीं करते हैं, ना किसी टीचर के बारे में ज्यादा बोलते हैं। ठीक है ना, हमको बस पढ़ाने से मतलब है। और स्टूडेंट को किसी टीचर का बुराई करके अगर एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में कुछ उल्टा सोचे या फिर कुछ बुराई करे तो फिर अच्छा नहीं ना है। तो बोलने दीजिए, कोई अगर बोल रहा है तो अच्छी बात है, भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे, भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे, ताकि अच्छे तरीके से बच्चों की सेवा कर पाए। हम लोग तो बस बच्चों की सेवा करने के लिए सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, सब हर एक समय हम लोगों का क्या है, बच्चों का सेवा। ठीक है ना, जितना बच्चों को हो सके पढ़ाइए, जितना लगन से पढ़ाइए, जितना मन से पढ़ाइए, उतना हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों का भविष्य ही बच्चों के ऊपर निर्भर है। इस तरीके से कहा जाता है ना कि बच्चों का भविष्य एक शिक्षक ही संवार सकते हैं। बच्चों का भविष्य एक शिक्षक होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक का भविष्य भी बच्चा होता है। एक शिक्षक का अस्तित्व तब तक होता है जब विद्यार्थी है। आप लोग हम इतना प्यार देते हैं तब ना हम आज प्रिंस सर कहला रहे हैं। जिस दिन प्यार देना बंद कर दीजिएगा, प्रिंस सर कहलाना बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल बच्चों के लिए काम करिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करिए। स्टूडेंट्स के लिए जितना तनमन से काम करिएगा, स्टूडेंट भी आपको उतना प्यार करेगा। ठीक है ना, तो हम बस यही जानते हैं और इसलिए हम बच्चों के हित में और बच्चों के लिए ही हमेशा काम करते हैं। किसी के साथ तुलना नहीं। अगर हम अच्छे हैं तो अपने लिए अच्छे हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे हैं। अगर हम खराब हैं तो हमें बच्चे बताएंगे, स्टूडेंट्स बताएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हमारे जैसे शिक्षक को दुनिया में कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है तो वो हमारे स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट चाहे ना, हमारे स्टूडेंट का एक एक बात, हमारे स्टूडेंट का एक एक कमेंट हमें प्रभावित करता है। बाकी दुनिया में कोई भी ताकत आ जाएगा, सोचेगा कि हमको प्रभावित कर दे, संभव ही नहीं है। कोई आदमी हमें प्रभावित नहीं कर सकता है सिवाय हमारे स्टूडेंट्स के। हमारा स्टूडेंट हमें 1 मिनट में प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। स्टूडेंट्स ही हमारा कमजोरी है, स्टूडेंट्स ही हमारा मजबूती है, स्टूडेंट्स ही हमारा इमोशन है, सब कुछ स्टूडेंट है। तो हम उससे प्रभावित हो सकते हैं, बाकी कौन प्रभावित करेगा? बाकी तो भाई इसको कंपेरिजन करना है करते रहे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, इस पर ना विशेष आप ध्यान दीजिए ना हम ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग बस पढ़ने और पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे लोगों के अगर बोलने के चक्कर में क्या बोल रहे हैं, अगर उन सब चीजों में पड़ गए तो फिर हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने काम में मस्त मौले रहिए। दुनिया क्या बुराई कर रहा है, अगर दुनिया आपका बुराई कर रहा है तो समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बस यही देखते हैं ना, कहा जाता है कि पड़ोसी की जलन ही हमारी शान है। तो अगर पड़ोसी जल रहा है तो समझिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एकदम सही, ठीक है ना। हाँ चलिए बाबू आगे आते हैं। देखो बाबू, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। आपको बता दिया कि मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, आपको बता दिया ना कि मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, मृदा को कैसे बचाया जा सकता है। तो लिखेंगे कि मिट्टी को अपने एक स्थान से, यानी कि मिट्टी जो अपरदन के कारण, मिट्टी का जब कटाव होता है तो वह बह करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। उसको हम लोग किसी न किसी कारण से, किसी न किसी उपाय से रोकेंगे, बस रोकेंगे, उसी को हम लोग भू संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना, रोकेंगे उसी को क्या कहते हैं? भू संरक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत तेज बारिश आया है, बहुत तेज हवा चल रहा है, अगर बर्फ गिर रहा है, समुद्री लहर है, वनों की कटाई हो रहा है, अति पशुचारण हो रहा है, खनन रसायनों का अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का क्षरण होता है। अभी आपको बताया ना कि कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से मिट्टी का अपरदन होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से मिट्टी का अपरदन होता है। अतः हम मानवों का यह कर्तव्य बनता है, हम सभी मानवों का यह कर्तव्य बनता है कि ऊपर दिए गए जितने भी गतिविधि है, ऊपर दिए गए जितने भी कारण है, जो घटना है, यथासंभव इस पर रोक लगाया जाए। यानी कि मिट्टी के कटाव का जितना भी कारण है, चाहे जैसे भी मिट्टी कट रहा हो, मिट्टी कटाव का जितना भी कारण है, सब पर रोक लगाया जाए। मिट्टी के कटाव पर अगर हम लोग रोक लगाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आसपास की बेकार पड़ी जमीनों में घास एवं पौधे उगाए जाए। अगर देखिए कि कोई जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर देखिए कि कोई जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर खाली है तो उस पर घास लगा दीजिए। ठीक है ना, कोई जमीन ऐसे ही पड़ा है, खाली है, तो उस पर घास लगा दीजिए। और फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। फसल चक्रण के कारण भी मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। तो बाबू अब बात आता है कि फसल चक्रण क्या है, क्योंकि जब फसल चक्रण क्या होता है आपको चलिए बताते हैं। क्योंकि मिट्टी का एक अपरदन, ये मिट्टी का कटाव फसल चक्रण के द्वारा भी रोका जा सकता है।
मिट्टी का कटाव जो है वह फसल चक्रण के द्वारा भी रोका जा सकता है। फसल चक्रण समझते हैं? बताओ बाबू, फसल चक्रण आप लोग समझते हैं? जरा बताइए तो, हाँ या ना? फसल चक्रण समझते हैं? आपको हम बताते हैं। देखिए, अब बात अगर निकल गया है फसल चक्रण का, फसल चक्रण का, तो फसल चक्रण है क्या? क्योंकि फसल चक्रण के कारण भी मिट्टी का अपरदन रोका जाता है, फसल चक्रण के कारण भी मिट्टी को बचाया जा सकता है। फसल चक्रण है क्या? देखो बाबू, अगर खेत अगर खाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि खेत ऐसे ही परीत है, बोलते हैं ना कि खेत क्या है? खेत ऐसे ही खाली है, पड़ा हुआ है, कि यानी कि खेत क्या है? खेत परीत है। अगर प्यारे बच्चों खेत परती है, अगर खेत परती है, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर खेत परती है, अगर खेत परती है तो अगर बाढ़ का पानी आया तो मिट्टी को काट ले जाएगा, मिट्टी को बहा लेगा, ठीक है ना? अगर खेत परती है तो वहां पे क्या होगा? मिट्टी बह जाएगा। इसलिए कभी भी जो भी खेत है उसको परती नहीं रखना चाहिए, उसमें कोई ना कोई फसल लगा करके रखिए, ताकि जो फसल का जड़ है वो मिट्टी को जकड़े रहे। इसलिए क्या होता है, समझिएगा जरा ध्यान से, तो धान का फसल लगाए, हो सकता है कि प्यारे बच्चों इस वर्ष धान का फसल लगेगा और फिर अगले वर्ष धान का फसल लगेगा, और दो धान फसलों के बीच में हम एक दलहन का फसल लगा लिए, ठीक है ना? अब समझिएगा क्या हुआ, एक धान का फसल लगाए, धान का फसल लगाए, फिर दलहन का फसल लगा लिए, दलहन का फसल लगा करके जब दलहन का फसल कटा तो फिर धान का फसल लगाए, और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? दलहन का फसल लगा लेंगे, फिर जाकर के क्या करेंगे? दलहन का फसल लगा लेंगे, और फिर दलहन कटेगा, धान का फसल लगा लेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक फसल कटेगा और दूसरा फसल लगा देंगे, एक फसल कटेगा और दूसरा फसल लगा देंगे। तो अगर एक फसल कटेगा और दूसरा फसल लगा देंगे तो उसी को फसल चक्रण, मतलब फसल का एक क्या चल रहा है? एक चक्र चल रहा है, फसल का एक चक्र चल रहा है। तो अगर फसल का एक चक्र चल रहा है तो उसी को फसल चक्रण कहते हैं। अगर फसल का, दलहन क्या होता है? दलहन मतलब वैसा फसल जिससे हमें दाल की प्राप्ति होती है, जैसे मसूरी का दाल हो गया, चना का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, खेसारी का ये खेसारी का दाल हो गया, ठीक है ना? हाँ, उड़द का दाल हो गया। तो वैसा फसल जिससे हमें दाल मिलता है उसको दलहन फसल बोलते हैं। जिस फसल से हमें दाल की प्राप्ति होती है उसे दलहन फसल कहते हैं। एकदम सिंपल तो है, ठीक है ना? जिस फसल से हमें दाल मिलता है उसको दलहन बोलते हैं। समझ में आ गया ना? एकदम सिंपल है। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कौन सा फसल है जिससे हमें दाल मिलता है। मसूरी का दाल तो सबके घर में बनता है, तो मसूरी दलहन फसल है। चना का दाल, चना दलहन फसल है। और अरहर का दाल, अरहर ये दलहन फसल है। मूंग का दाल, तो मूंग दलहन फसल है। जिससे भी दाल मिल रहा है वो दलहन फसल है, ठीक है ना? समझिएगा। तो फसल चक्रण यही कहता है कि दो धान फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगा दीजिए, दो धान फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगा दीजिए, उसी को फसल चक्रण कहते हैं। तो अगर फसल चक्रण का बाबू परिभाषा पूछ रहा है तो आप सीधा यही बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि दो धान फसलों के बीच में, सीधा बोलिए, दो धान फसलों के बीच में, ऐसे लिख देते हैं, लिखेंगे दो धान फसलों के बीच में, दो धान फसलों के बीच में, दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाना, एक दलहन की फसल लगाना, एक दलहन की फसल लगाना ही क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। लगाना ही क्या कहलाता है? फसल चक्रण। लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। दो धान फसलों के बीच में एक दलहन का फसल लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। और अगर खेत में हमेशा फसल लगा रहेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, ठीक है ना? लेकिन अगर खेत परती रहेगा, खेत में फसल नहीं रहेगा, तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, फसल चक्रण का एक और फायदा है। क्या फायदा है जरा आपको बताते हैं। ये जो दलहन फसल है ना बाबू, दलहन की जो फसल है, समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो दलहन की फसल है, तो दलहन फसल के जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है ना? जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु, जो दलहन फसल है, चाहे कोई भी दलहन फसल, चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, कोई भी दलहन फसल है, उस दलहन फसल के जड़ में एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। समझिएगा, दलहन फसल का जो जड़ है ना, दलहन, ठीक है ना, दलहन फसल का जो जड़ है, तो दलहन फसल के जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको राइजोबियम नामक जीवाणु बोलते हैं। और ये राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है बाबू? समझिएगा, ये राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है ना? मिट्टी को उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। समझ गए ना? तो दलहन फसल लगाना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस फसल, ये मान लीजिए कि जिस खेत में अच्छा फसल नहीं हो रहा है,
मान लिया कि धान लगा रहे हैं और धान बढ़िया नहीं हो रहा है, गेहूं लगा रहे हैं, गेहूं बढ़िया नहीं हो रहा है, उस खेत में 1-2 वर्ष लगातार दलहन फसल करिए। लगातार नहीं, मतलब जब दलहन का जब समय आए तो दलहन फसल जरूर लगाइए। 1 से 2 साल अगर आप दलहन फसल लगा देते हैं उस खेत में तो उसका उर्वरा शक्ति बहुत हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि दलहन फसल लगाने से क्या होता है, खेत का उपजाऊ शक्ति बढ़ जाता है। क्योंकि दलहन फसल में क्या है, दलहन फसल में क्या है, दलहन फसल के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु है और राइजोबियम नामक जीवाणु मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है ना, इसलिए प्यारे बच्चों कहा जाता है कि फसल चक्रण बहुत जरूरी है। किसी भी खेत में लगातार, जैसे एक खेत है, आप समझिएगा एक खेत है प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें धान लगाए, धान को काट करके अगर धान का फसल तैयार हो गया, धान काट करके फिर धान लगा दिए, फिर धान का फसल काट के फिर धान लगा दिए, तो अगर बार बार एक खेत में एक ही फसल आप बोते रहिएगा तो उसका मिट्टी का उपजाऊ शक्ति घट जाएगा, मिट्टी वो ज्यादा उपजाऊ नहीं बना रहेगा। इसलिए हमेशा प्यारे बच्चों 2 फसलों के बीच में एक दलहन फसल जरूर लगाना चाहिए, 2 धान फसलों के बीच में एक दलहन फसल जरूर लगाना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के बाद क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है ना, हाँ, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन गैस को खींचता है। बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। ये जो राइजोबियम ये है ना, इन्वायरमेंट से क्या करता है बाबू, नाइट्रोजन गैस को खींचता है। तो इसलिए ये दलहन का फसल जरूर लगाना चाहिए। तो आप अपने पापा को बोलिएगा कि पापा खेतवा में दाल का फसल जरूर लगाइए। और दाल फायदेमंद है भाई, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। दाल में क्या है बाबू, प्रोटीन है, समझिएगा, दाल में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है ना, दाल में प्रोटीन है और हमारे शरीर को प्रोटीन का बहुत जरूरत होता है। ठीक है ना, या तो दाल या तो अंडा, अंडा में भी भरपूर प्रोटीन ये आपको मिलेगा, अंडा में भी भरपूर प्रोटीन मिलता है। तो या तो दाल खाइए तो बहुत प्रोटीन मिलेगा, या तो फिर अंडा खाना पड़ेगा, लेकिन उससे अच्छा है कि दाल खाइए, दाल बहुत फायदेमंद है। ठीक है ना, तो फसल चक्रण समझ में आ गया, फसल चक्रण समझ में आ गया बाबू, जल्दी से एक बार बताइए ना। सर हम आपके लिए पनीर बनाए हैं, बहुत बढ़िया, आते हैं तुरंत छुट्टी देकर के आते हैं। ठीक है ना, पकड़ के रगड़ देंगे। ठीक है, आप लोग बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फसल चक्रण का, फसल चक्रण का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर प्यारे बच्चों फसल चक्रण आपके परीक्षा में आ जाए तो कुछ इस तरीके से लिखिएगा ही कि 2 धान फसलों के बीच में, क्या लिखेंगे, 2 धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। 2 धान फसल के बीच में एक दलहन फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, जिससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार में कई तरह के फसल उत्पादित हो जाते हैं। तो फसल चक्रण मतलब समझ लीजिए कि फसल का एक चक्र चल रहा है। क्लियर हो गया बाबू, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब बताते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है समुच्च कृषि। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है बाबू, समुच्च कृषि। अब आप लोगों को बताते हैं समुच्च कृषि के बारे में, रुक जाओ। समुच्च कृषि क्या है, ठीक है ना, समुच्च कृषि, हाँ ये देखिए समुच्च कृषि आपको हम बताते हैं, पहले समझिएगा। अभी हम घूमने के लिए गए थे दार्जिलिंग और सिक्किम। उधर क्या है ना कि पहाड़ है और पहाड़ पर ही खेती होता है। तो पहाड़ पर कैसे खेती होता है, पहाड़ तो ऐसे एकदम ढलाव होता है, तो पहाड़ पर ना सीढ़ी नुमा खेती होता है। आप लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे कि सीढ़ी नुमा खेती है। चलिए फोटो ना बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है बाबू, फोटो ना हम बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेती, दिखाई दे रहा है। देखिए ये सीढ़ी नुमा खेती है। पहाड़ पर ना इसी प्रकार का खेती किया जाता है, पहाड़ों पर इसी प्रकार का खेती। अच्छा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं आप? देखिए बच्चे तो पहले से लिखे हैं कि आप इतना सुंदर पढ़ाते हैं कि सब समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। समझ में सबको आ रहा है ना, क्योंकि कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। जो चीज आपके अगल बगल में हो रहा है सब कुछ वही पढ़ना है जो आपके जीवन के अगल बगल में घट रहा है, घटना, ठीक है ना। फसल, सब लोग किसान के बाल बच्चे हैं भाई, सब लोग को पता है खेती कैसे होता है, ठीक है ना। ये धान का फसल, अभी देखिए धान का फसल आ रहा है, ठीक है ना, तो सब लोग को ये चीज पता है। तो हमें नहीं लगता है कि किसी को न समझ में आ रहा हो, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यस सर, बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ रहा है। देखो बाबू, पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, जहां पर पहाड़ है, तो पहाड़ पर तो आपको बराबर जमीन मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों की तरफ, हमारे बिहार में या फिर जहां पर समतल भूमि है, हम लोगों की तरफ खेत जो होता है ना एकदम बराबर होता है। हम लोगों की तरफ खेत एकदम बराबर होता है, समतल होता है। लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए तो पहाड़ में वहां पर खेत बराबर मिलेगा, पहाड़ में खेत बराबर नहीं मिलेगा।
क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ है भाई, ऊंचा है, कहीं नीचा है, उबड़ है, खब्बड़ है, ठीक है ना। तो वैसे जगह पे ना सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इस तरीके से देख रहे हैं ना, सीढ़ी नुमा खेती कैसे किया गया है, सीढ़ी जैसा बना दिया गया है और उसी में खेती होता है, सीढ़ी जैसा बना दिया गया है, इसी में खेती होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सीढ़ी नुमा खेती, इसी को हम लोग बोलते हैं समुच्च कृषि। क्या बोलते हैं बाबू? समुच्च कृषि। तो पहाड़ों पर जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं समुच्च कृषि। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि समुच्च कृषि क्या है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जो समुच्च कृषि में एक ये भी होता है ना कि वर्षा का जो जल है उसको बचा करके रखा जाए। वर्षा के जल को हम लोग ये क्या करें, संरक्षित करके रखें। जैसे प्यारे बच्चे आप लोग को हम दिखाते हैं वर्षा का जल किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि वर्षा का जल जो है वो नीचे टंकी बना करके जमा किया जा रहा है। ये घर हो गया, ये इधर खेत खलियान हो गया, और इधर का जो वर्षा का पानी है इसको क्या किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। आप समझिएगा जरा ध्यान से, इधर क्या किया जा रहा है, वर्षा के जल को ना जमा किया जा रहा है। तो बाबू एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये समुच्च कृषि में वर्षा जल का संचयन भी आता है, ठीक है ना। समुच्च कृषि कहने का मतलब हुआ कि एकदम वैसा कृषि जिससे कि कोई नुकसान ना हो, जहां तक कि फायदा ही हो। तो समझिएगा, समुच्च कृषि अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी का गुणवत्ता खराब ना हो, इसके लिए वर्षा जल को जमा करते हैं, वर्षा जल का संचयन करते हैं। भूमि के नीचे जो जल है, धरती के नीचे जो जल है उसको बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। आप लोग चापाकल को ऐसे चलाते हैं और पानी निकल जाता है, मोटर चलाते हैं पानी निकल जाता है, तो पानी धरती के नीचे से निकल रहा है। तो धरती के नीचे जो पानी है उसको क्या बोलते हैं, भूपृष्ठीय जल। धरती के नीचे जो पानी है उसको क्या बोलते हैं, भूपृष्ठीय जल। तो आपको धरती के नीचे जो पानी है भूपृष्ठीय जल, तो भूपृष्ठीय जल का भी संरक्षण करना चाहिए, उसको भी बचाना चाहिए। वर्षा का जल है उसको भी संरक्षित करना चाहिए। भूमिगत जल है, स्थल पर जो जल है उसको भी बचाना चाहिए। इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसे समुच्च कृषि कहते हैं। इस विधि के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति और संरक्षण साथ साथ हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से अगर खेती होता है तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी और संरक्षण भी साथ साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समुच्च कृषि क्या है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप सीधे याद रखिएगा कि पहाड़ों पर जो खेती होती है उसको समुच्च कृषि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी आपको हम मिट्टी अपरदन के बारे में बता रहे थे, थोड़ा और हम आपको बताते हैं। जिधर मतलब ये मान लिया जाए कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसा है, ठीक है ना, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां की ये हवा बहुत तेज चलता है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां हवा बहुत तेज चलता है, और जब हवा बहुत तेज चलता है ना तो कृषि करने लायक जो भूमि होता है अगर वो परती रह गया तो वहां से मिट्टी को उड़ा लेता है, ठीक है। तो जहां बहुत तेज हवा चलता है वहां पर ना एक प्रकार का खेती किया जाता है जिसको स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान ध्यान से सुनिएगा, मृदा अपर्दन के बारे में बता रहे हैं कि ये पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहां पर हवा ज्यादा चलता है, ठीक है ना, स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग कहने का मतलब हो गया पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि होता है। अब पट्टिका कृषि क्या होता है बाबू, बताते हैं हम आप लोगों को। जिधर हवा बहुत तेज चलता है, कुछ क्षेत्र जो समुद्र के बगल में है उधर हवा बहुत तेज चलता है, जो नदी के बगल में होता है उसको उधर हवा तेज चलता है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि बहुत तेज हवा चलता है जिससे कि मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर वैसा क्षेत्र जहां पर मिट्टी का ये जहां पर हवा बहुत तेज चलता है वहां पर मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए स्ट्रिप फार्मिंग होता है। स्ट्रिप फार्मिंग क्या है आपको बताते हैं। देखो बाबू, स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए आपको फोटो में हम दिखाते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है कि जब खेती किया जाता है ना, जब खेती किया जाता है तो देखिए इधर ये फसल लगा हुआ है, इधर ये फसल लगा हुआ है, और इसके बीच में एक घास का पट्टी है, देख रहे हैं ना, दो, इधर भी फसल, इधर भी फसल, इधर भी फसल, इधर भी फसल, और देख रहे हैं कि इसके बीच में ना ये घास का पट्टी है। देख लीजिए ये घास का सब पट्टी है। तो ये जो घास का पट्टी होता है ये मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए होता है, ठीक है ना, ये मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए होता है। तो जहां बहुत तेज हवा चलती है वहां मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए स्ट्रिप फार्मिंग होता है, यानी कि इसको बोलते हैं पट्टिका कृषि। पट्टिका मतलब घास का पट्टी बिठाना, समझ में आ गया ना। पट्टिका कृषि मतलब घास का पट्टी बिठाना। तो ध्यान रखिएगा कि जहां बहुत तेज हवा चलता है वहां पे मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए घास की पट्टी होती है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग या पट्टिका कृषि, ठीक है। तो अगर पट्टिका कृषि के बारे में पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आप लोग यही बताइएगा कि
पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहां हवा के कारण ये मिट्टी का अपर्दन ज्यादा होता है, वैसे क्षेत्रों में पट्टिका की स्थिति यानी कि स्ट्रिप फार्मिंग श्रेयस्कर है, यानी कि बढ़िया है। इसके अंतर्गत फसलों के बीच में घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है, यानी कि फसलों के बीच में घास का पट्टी जो है वो विकसित किया जाता है, फसलों के बीच में घास का पट्टी बिठाया जाता है। इसके तहत रसायन का उचित उपयोग करके मिट्टी का संरक्षण किया जाता है, यानी कि क्या होता है कि इधर ज्यादा खाद नहीं बल्कि रसायन का उचित उपयोग किया जाता है ताकि किसी प्रकार के पोषक तत्व में कमी ना आए, ठीक है ना। रसायनों के सतत उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आने लगती है और यह पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ और अन्य सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। अभी आपको बताया ना कि ज्यादा अगर आप लोग खाद का यूज करिएगा, ये यूरिया ये सब, तो फिर क्या होता है, जल, वायु और जो भी बताया कि किसानों का मित्र केंचुआ कहा जाता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो इसलिए पट्टिका कृषि जो है वो श्रेयस्कर है। पट्टिका कृषि कहाँ की जाती है, तो ज्यादा जिधर हवा चलता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सवाल आएगा बाबू, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल आएगा, ठीक है ना। क्या सवाल आएगा समझना जरा ध्यान से। सवाल ये आता है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि श्रेयस्कर होता है, श्रेयस्कर होता है। ये सेम क्वेश्चन आता है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि श्रेयस्कर होता है, तो क्या बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि, ठीक है ना। पट्टिका कृषि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जिधर बहुत ज्यादा तेज हवा चलता है उधर क्या हुआ है बाबू, पट्टिका कृषि, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, बताइए आप लोग, क्लियर। चलिए तो आज यही तक रहने देते हैं, बाकी कल आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। आज यही तक रहने देते हैं, सर आप पढ़ाते हैं तो माइंड में सीधा बैठ जाता है, अच्छा ये बात है। चलिए तो आज पट्टिका कृषि तक ही रहने देते हैं, आज यहां तक समझ में आ गया। कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है बाबू। कल आपका यह चैप्टर जो है यह समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छे से हम लोग भूगोल पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर खत्म कर दिए, देख लीजिए, पता भी नहीं चला, ठीक है ना। और बहुत अच्छे तरीके से कम भर गर्मी की छुट्टी में हम इस संसाधन वाला पूरा चैप्टर तो जरूर खत्म कर देंगे, ये तो एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए अब आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत किया जाए और मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम अब अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पूरी फैमिली का ख्याल रखिए और सब एकदम मजे मजे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, मिलते हैं बाबू, तब तक के लिए जय हिंद,